देखते हैं बेटा बोहर थ्योरी एंड बोहर पोस्टुलेट्स। बोहर का पहला पोस्टुलेट क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in a circular orbit. In a circular orbit. And centripetal force required to perform circular motion is provided by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन जेड के बराबर होते हैं और चार्ज ई के बराबर होता है, टोटल चार्ज जेड ही हो गया। न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होते हैं, तो टोटल प्रोटॉन हो गए जेड के बराबर, और प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस पे हो गया जेड, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए चलने के लिए, सर्कुलर मोशन करने के लिए, वो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रही है। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv² अपॉन R। 1/4πε0 को K मान रहे हैं, न्यूक्लियस पे चार्ज जेड इंटू ई अपॉन R स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है ये बोहर ने दिया था, ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है। बोहर का सेकंड पोस्टुलेट क्या था? असल में रदरफोर्ड नहीं समझा पा रहा था इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में उसने, बोहर ने क्या बताया? ओनली दोज ऑर्बिट्स आर स्टेबल, only those orbits are stable whose angular momentum is integer multiple of h/2π। सारे ऑर्बिट स्टेबल नहीं है, वही ऑर्बिट स्टेबल है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। ये सेकंड पोस्टुलेट है, एंगुलर मोमेंटम जिसका इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π होगा वही ऑर्बिट स्टेबल होंगे। सेकंड पोस्टुलेट को स्टेबिलिटी कंडीशन भी कहते हैं, स्टेबिलिटी कंडीशन। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr = n h/mv, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि h/mv डी वॉगली वेवलेंथ होता है। तो सेकंड पोस्टुलेट में एक चीज और बताई गई, ओनली those orbit are stationary whose circumference completely houses de Broglie wavelength। वही ऑर्बिट स्टेबल हैं जिनमें
डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूरी तरह से कंप्लीटली फिट हो जाएगी। जैसे ये सरकमफ्रेंस है, इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूरी तरह से फिट हो जाए, वही ऑर्बिट स्टेबल है। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का भी इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, वही ऑर्बिट स्टेबल है। तीसरे पॉस्टुलेट को हम ट्रांजिशन कंडीशन कहते हैं। ट्रांजिशन कंडीशन, when electron jumps from higher orbit to lower orbit, it radiate electromagnetic waves। तो E2 माइनस E1 मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी रिड्यूस हो रही है। तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Sc अपॉन लैम्डा। तो ये थे बोहर के 3 पॉस्टुलेट, जिसे हम बोहर थ्योरी भी कहते हैं। और इसके बेसिस पर उसने रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले भी ड्राइव करे। वो मैं आपको ड्राइव करके अभी दिखाता हूँ। सबसे पहला फार्मूला देखते हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 और फर्स्ट पोस्टुलेट था mv² अपॉन r इज इक्वल टू k ze² अपॉन r²। अब देखो इसमें v का स्क्वायर है, तो हमें v एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट वाले मतलब इसका फर्स्ट वाली इक्वेशन का स्क्वायर करके हम सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का स्क्वायर क्या होगा, m² v² r² n² h² अपॉन 4π²। और ये क्या है, mv² अपॉन r इज इक्वल टू k ze² अपॉन r²। तो डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाई सेकंड इक्वेशन। जिसको से डिवाइड करेंगे तो v² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर r³ हो जाएगा, एक m बचेगा। mr³ इज इक्वल टू n² h² 4π² k ze² और r² ऊपर चला जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा। तो r का फार्मूला आ जाएगा n² h² अपॉन 4π² m नीचे आ गया k ze²। तो दिस इज द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। n ऑर्बिट नंबर है, कौन से ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, और z एटॉमिक नंबर है। z एटॉमिक नंबर है, अलग अलग एटम का निकालने के लिए अलग अलग z रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो इन सब कांस्टेंट्स की अगर मैं वैल्यू रख दूं तो r की वैल्यू आती है 0.53 n² अपॉन z, और ये आंसर आएगा आपका एंगस्ट्रॉम में। तो रेडियस का फार्मूला ये बताया बोहर ने हमें। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले सेकंड पोस्टुलेट लिख देते हैं mv² अपॉन r इज इक्वल टू k ze² अपॉन r²। फिर फर्स्ट पोस्टुलेट लिख देते हैं mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, m कैंसिल हो जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा, एक v बचेगा, v अपॉन r² k ze²
अपॉन आर स्क्वायर एन एच और 2 पाई ऊपर चला जाएगा। तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। वी का फार्मूला आ गया के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच, यानी z और n के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी और z के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 2.2 इंटू 10⁶ z अपॉन n। तो फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी होगी हाइड्रोजन के केस में 2.2 इंटू 10⁶ वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट। अगर हम इससे लाइट की स्पीड से कंपेयर कराएं तो 2.2 इंटू 10⁶ और लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे कंपेयर कराएं तो ये वैल्यू आती है 1/137, यानी 137 टाइम्स कम है इलेक्ट्रॉन की स्पीड, 137 टाइम्स कम है इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय। लाइट की स्पीड से 137 टाइम्स कम है। अब हम फॉर्मूला निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है mv² अपॉन आर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। तो यहाँ से हम mv² की वैल्यू निकाल लेते हैं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv²। mv² की वैल्यू रख दें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर 2r। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। तो अगर हम रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह K रख दें, Q1 की जगह प्रोटॉन न्यूक्लियस का चार्ज रख दें, Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दें अपॉन आर, तो ये आ जाएगी -k जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, आ गई पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आई है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी आई है -k जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्व करेंगे तो -k जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, ये टोटल एनर्जी आ गई। तो हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर है, केवल साइन का फर्क है। तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और हम ये भी देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डबल है टोटल एनर्जी के। इन फार्मूलों से हमें ये पता लग रहा है। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए एक काम और करते हैं। टोटल एनर्जी जेड और एन पे कैसे डिपेंड करती है, तो -k जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r है, r की वैल्यू रख दूँ n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k जेड ई स्क्वायर। तो z के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है और n के स्क्वायर के इन्वर्सली डिपेंड कर रही है। तो इसको ये अभी जूल में आएगी। इसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये वैल्यू जूल में आएगी, सारे कॉन्स्टेंट्स रख के। इसको 1.6 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी निकलती है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस फार्मूले को देखते हुए हम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के नेगेटिव है, यानी कि
पॉजिटिव हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 13.6 Z²/n²। और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी डबल -27.2 Z²/n²। किसी भी एटम के लिए निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट के लिए। एन वही एन यहाँ पर ऑर्बिट नंबर है, एन बेटा ऑर्बिट नंबर है, और जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है। जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है और एन ऑर्बिट नंबर है। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम की, किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलों से। अब बोहर ने इसके अलावा और भी चीज़ों के निकाले। टाइम पीरियड का निकाल के देखते हैं, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं एक शॉर्ट मेथड बता दे रहा हूँ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम का जो फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हो जाएगा 2πr और स्पीड हो जाएगी v। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πr की वैल्यू मैं रखूँ 0.53 n²/z, और एंगस्ट्रॉन्ग में थी तो 10⁻⁻10, और वेलोसिटी की वैल्यू रखूँ मैं 2.2 × 10⁻6 Z/n। तो ये मैंने वैल्यू रख के निकाल लिया है। ये वैल्यू आपकी सॉल्व करके आएगी 1.5 × 10⁻⁻16 n³/z²। तो ये हमने निकाल लिया है टाइम पीरियड। अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्रीक्वेंसी वी नो इज 1/टाइम पीरियड, 1.5 × 10⁻⁻16 Z²/n³। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.6 × 10⁻15 Z²/n³। तो ये वैल्यूज़ हैं जो हम निकाल सकते हैं। बोहर ने हमें रेडियस निकाल के दिया, वेलोसिटी निकाल के दी, काइनेटिक एनर्जी निकाल के दी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दी, टोटल एनर्जी निकाल के दी, टाइम पीरियड निकाल के दिया, फ्रीक्वेंसी निकाल के दिया। तो ये हम सब इस फार्मूलों से ड्राइव कर सकते हैं। फार्मूले और डेरिवेशन आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड, और फार्मूले इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन। लेकिन बोहर थ्योरी में भी कुछ डिफेक्ट्स थे, वो डिफेक्ट्स बताते हैं आपको। डिफेक्ट्स इन बोहर मॉडल। It is valid for one electron system only. One electron system only. क्या मतलब है इस बात का? मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, हीलियम के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन हीलियम पॉजिटिव के लिए वैलिड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। लिथियम के लिए वैलिड नहीं है, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए वैलिड है। सोडियम के लिए वैलिड नहीं है, सोडियम 10 पॉजिटिव के लिए वैलिड है। मतलब सोडियम में से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल करके एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसके लिए वैलिड है ये थ्योरी। तो बहुत लिमिटेशंस हैं इस थ्योरी में। दूसरा, ऑर्बिट्स वर टेकन सर्कुलर, ऑर्बिट्स वर टेकन सर्कुलर, एक्चुअली दे आर एलिप्टिकल। उसने ऑर्बिट को सर्कुलर लिया, लेकिन एक्चुअली बाद में पता लगा कि ऑर्बिट एलिप्टिकल शेप के है। तीसरा, न्यूक्लियस वॉज टेकन स्टेशनरी, न्यूक्लियस वॉज टेकन स्टेशनरी but it also revolved on its axis.
he could not explain splitting of spectral lines in इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से उसमें लाइंस और फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं, वो क्यों जाती हैं? कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। इसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। स्टार्क साइंटिस्ट का नाम है, स्टार्क इफेक्ट। He could not explain splitting of spectral lines in magnetic field called G-Man effect। अब देखते हैं बेटा एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम एनर्जी लेवल्स की वैल्यू निकालेंगे, किस लेवल की कितनी एनर्जी होती है। तो एनर्जी का फार्मूला था, टोटल एनर्जी का फार्मूला था -13.6 Z² अपॉन n²। तो फर्स्ट लेवल के लिए n = 1 रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेवल की एनर्जी आ जाएगी -13.6, और हाइड्रोजन के लिए Z1 रखेंगे, n भी 1 रखेंगे, तो -13.6। सेकेंड एनर्जी लेवल आ जाएगा -13.6 × 1² अपॉन 2²। सॉल्व करेंगे तो जाएगा -3.4। थर्ड एनर्जी लेवल के लिए -13.6 अपॉन 3² करेंगे, तो ये सॉल्व करके आएगा -1.51। फोर्थ एनर्जी लेवल की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगा -13.6 × 1² अपॉन 4²। तो ये वैल्यू आएगी आपकी -0.85। और फिफ्थ एनर्जी लेवल की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी -13.6 × 1² अपॉन 5²। तो ये वैल्यू आती है -0.54। तो इस तरीके से आपके एनर्जी लेवल की वैल्यू आ गई -13.6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारी वैल्यू -3.4, -1.51, -0.85, -0.54। इस तरीके से ये एनर्जी लेवल्स की वैल्यू आ गई। फर्स्ट में एनर्जी लेवल ये है, सेकंड में एनर्जी ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी है। तो अब पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो बेटा ये नेगेटिव में कम हो रही है, तो हम कहेंगे एनर्जी बढ़ रही है। ये ऊपर वाले लेवल ज़्यादा एनर्जी वाले हैं, तभी इन्हें हम हायर एनर्जी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? हायर एनर्जी लेवल। ये ऊपर वाले सारे एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल हैं। अब इलेक्ट्रॉन को हमें फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे पहुंचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी लेवल नंबर 1 से लेवल नंबर 2 पे ले जाना, तो हम कहेंगे E2 - E1।
E2 की वैल्यू है -3.4 और E1 की वैल्यू है -13.6। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इतनी एनर्जी चाहिए। सबसे ज़्यादा एनर्जी फर्स्ट से सेकंड में ही चाहिए होती है। आप देखते जाएं धीरे धीरे करके एनर्जी का गैप जो है कम होता जा रहा है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालने के लिए हमने सेकंड माइनस फर्स्ट किया है, -3.4 माइनस ऑफ -13.6, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल तो कैसे निकालेंगे? हमें एनर्जी का फार्मूला मालूम है। एनर्जी का फार्मूला वर्क के बराबर होता है। एनर्जी होता है चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू EV। ई और ई कैंसिल हो जाएंगे तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा आपका सॉल्व करके 10.2 वोल्ट। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा 10.2 वोल्ट। अब हम निकालते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए हमको ध्यान रखना, ले जाना हमेशा फर्स्ट से होता है। तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए हमें फर्स्ट से थर्ड में ले जाना है। तो फर्स्ट में एनर्जी है 13.6, सेकंड में एनर्जी है 3.4, थर्ड में एनर्जी है -1.51। तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए हमें E3 माइनस E1 करना पड़ेगा। तो E3 है -1.51 माइनस ऑफ -13.6। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपसे पूछेगा सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से E हटा दो बस, 12.09 वोल्ट। तो इस तरीके से आप एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सपोज आपसे पूछ ले आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि इसे बिल्कुल बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे ले जाना है। कहाँ ले जाना है? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए जीरो में से माइनस करेंगे, -13.6। तो ये सॉल्व करके आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखते हैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम is 13.6 electron volt, 13.6 volt. Calculate energy in first excited state. अब देखिए, जैसे ये एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझाता हूँ आपको। ये n इज इक्वल टू 1 है, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ग्राउंड स्टेट। जो n इज इक्वल टू 2 होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जो n इज इक्वल टू 3 होता है उसे बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 वोल्ट दिया हुआ है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और
एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगी, एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगी आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें एनर्जी का फार्मूला वैसे भी मालूम है, ई एन एनर्जी होती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो 13.6 तो आयनाइजेशन एनर्जी की जगह आ गया। अब हाइड्रोजन है तो Z1 है, हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ध्यान रखना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछ रहा है तो n की वैल्यू 2 होगी, तो 2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आप को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 3। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। अब हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जो पोस्टुलेट बोर ने बताया था वो ये बताया था, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू nh/2π, जिसमें n जो होता है वो ऑर्बिटल नंबर होता है। तो अगर मैं इस साइड से निकालूंगा m, v और r से तो टफ हो जाएगा, लेकिन अगर मैं किसी प्रकार से ऑर्बिट का नंबर पता कर लूँ तो मेरे को पता लग जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो मुझे एनर्जी का फार्मूला मालूम है, एनर्जी होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो एनर्जी दे रखी है -3.4 इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 13.6 अपॉन 3.4। सॉल्व करेंगे तो ये 4 एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी ऑर्बिट नंबर सेकंड है। अब ऑर्बिट नंबर सेकंड में एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हमारे पास एन की वैल्यू है 2, प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.63 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.11 इंटू 10 की पावर -34 और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है जूल सेकेंड। तो इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे ये टफ सा लग रहा है लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा था और एंगुलर मोमेंटम पूछा था। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है NH/2π, तो हमें n पता करना था, h/2π हम जानते हैं। n निकालने के लिए मैंने एनर्जी दे रहा है कि एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी -3.4 है, तो एनर्जी से मुझे उसका ऑर्बिट नंबर पता लग गया, ऑर्बिट नंबर सेकंड है। ऑर्बिट नंबर सेकंड रख के मैंने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया NH/2π करके। एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे लेवल का। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम is 13.6 electron volt. A photon falls on hydrogen atom which is in ground state
which is in ground state and excites to n is equal to 4. Calculate wavelength of photon. अब कैसे निकालेंगे? तो एक फोटोन आया जिसने इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 4 पे पहुंचा दिया। अब ग्राउंड आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 है, इसका मतलब एनर्जी का फार्मूला यही लगेगा, -13.6 Z² अपॉन n²। आयनाइजेशन एनर्जी देने का मतलब ये होता है। तो एन फर्स्ट स्टेट में तो एनर्जी है -13.6 और फोर्थ में एनर्जी कितनी आ जाएगी? फोर्थ में एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी इन फोर्थ -13.6 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका -13.6 डिवाइड बाई 16। एनर्जी आ जाएगी -0.85। एनर्जी कितनी आ जाएगी? -0.85 यहाँ पर। और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। अब इस स्टेट से इस स्टेट में गया तो कितनी एनर्जी इसे रिक्वायर्ड है? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी -0.85 प्लस के 13.6। E2 माइनस E1 कर दिया, E2 माइनस E1। तो ये करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 13.6 माइनस के 0.85। तो ये सॉल्व करके आ रहा है 5 7 12.75। सॉल्व करके आ रहा है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको निकालना है ई के दो फार्मूले होते हैं, सॉरी आपको निकालनी है वेवलेंथ और एनर्जी में रिलेशन होती है Sc/λ। पर इससे कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी। एक आसान फार्मूला भी बता देता हूँ। एनर्जी का फार्मूला होता है 12400 डिवाइड बाई लैम्डा। अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉन्ग में निकालना है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, तो लैम्डा का फार्मूला आ गया 12400 डिवाइड बाई एनर्जी। तो ये आ जाएगा 12400 डिवाइड बाई 12.75। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अबाउट 973.5 एंगस्ट्रॉम। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एट वॉट स्पीड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस of hydrogen atom so that it may not be pulled by nucleus due to electrostatic force। तो इसमें हम बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट यूज कर सकते हैं। आर की वैल्यू दे रखी है 0.5 × 10⁻⁻10। वैसे आर की वैल्यू होती है 0.53, लेकिन इसने दे रखी है 0.5 × 10⁻10। तो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? mv² अपॉन आर यानी कि सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो हमें V निकालना है। तो M, एक R तो कैंसिल हो जाएगा। M हमें मालूम है 9.1 × 10⁻31 V²। 1/4πε0 की जगह रखेंगे 9 × 10⁹। चार्ज, दो चार्ज हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक न्यूक्लियस का चार्ज है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज Ze होता है।
और इलेक्ट्रॉन इसके अलावा रिवॉल्व कर रहा है, तो चार्ज हो जाएगा जेड ई इंटू ई, तो जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा चार्ज? जेड ई इंटू ई, तो क्या हो गया? जेड ई स्क्वायर हो गया। और जेड कितना लेना है हाइड्रोजन के लिए? 1। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर अपॉन आर। आर जो है वो दे रखा है 0.5 इंटू 10 की पावर -10। इसको सॉल्व करके v की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.25 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। बोहर ने हमें बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। तो जब एनर्जी रेडिएट करता है इन फॉर्म ऑफ वेव, मान लो E2 से E1 आ रहा है, तो जो वेव निकल रही है उसकी वेवलेंथ λ1 है। और जब E3 से E2 आ रहा है तो λ2 है। जब E2 से E1 आ रहा है तो λ3 है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आया हुआ है। तो आपको निकालना है फाइंड रिलेशन बिटवीन λ1, λ2 एंड λ3। ये क्वेश्चन है। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? E3 माइनस E1, E3 माइनस E1 को हम लिख सकते हैं E3 माइनस E2 प्लस E2 माइनस E1। कैन बी राइट लाइक, देखो E2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो E3 माइनस E1 कैन बी रिटन एज E3 माइनस E2 प्लस E2 माइनस E1। अब E3 माइनस E1 को वेवलेंथ के टर्म में कैसे लिखेंगे? Hc अपॉन λ1। ऐसे ही E3 माइनस E2 को कैसे लिखेंगे? Hc अपॉन λ2। और E2 माइनस E1 को कैसे लिखेंगे? Hc अपॉन λ3। तो बेटा Hc कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन λ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन λ2 प्लस 1 अपॉन λ3। वैसे तो यही रिलेशन आ गई, लेकिन और सॉल्व कर सकते हैं। λ1 इज इक्वल टू λ2 इंटू λ3 अपॉन λ2 प्लस λ3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये भी ऑप्शन दिया हो सकता है, ये भी ऑप्शन दिया हो सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।